अब टाटा, बिरला, अंबानी और महिंद्रा सभी अपने बैंक खोल सकेंगे। यही नहीं, रेलिगेयर, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दीवान हाउसिंग जैसे एनबीएफसीज भी खुद को बैंक में तब्दील कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने आज बैंकिंग लाइसेंस के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत रियल एस्टेट और ब्रोकिंग कंपनीज को भी बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्जी डालने की इजाजत दे दी गई है। नए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेने वाली कंपनी को कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। यही नहीं, अच्छी साख वाली कंपनियों को ही नए बैंक खोलने का लाइसेंस मिलेगा। रिजर्व बैंक ने लाइसेंस देने की शर्तें तो बहुत कड़ी नहीं की हैं, मगर नए बैंकों को 1/4 शाखाएं गांवों में खोलनी होंगी। तो नए बैंकिंग लाइसेंस के नियमों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईआईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एशिया पैसिफिक के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा और पीडब्ल्यूसी की डायरेक्टर शिंजनी कुमार। स्वागत है आप सभी का। मिस्टर सिन्हा, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस बार जो एक बड़ी कश्मकश चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा था कि आरबीआई चाहता है कि वो कुछ कैटेगरीज को, कुछ कंपनीज को या प्रमोटर्स को बाहर रखे, ब्रोकर्स हुए या फिर बिल्डर्स हुए, लेकिन इस गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो ऐसा लगता है कि सरकार का पलड़ा भारी रहा और सभी के लिए अब दरवाजा खुल गया है। तो मैं देखिए, जब भी गाइडलाइंस निकलते हैं तो उनको केयरफुली पढ़ना पड़ता है और जब केयरफुली पढ़ते हैं तो वो फिट एंड प्रॉपर में एक जगह में लिखा हुआ है कि फिट एंड प्रॉपर आर दोज इनके पास स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी नहीं है उनके बिजनेस में और एसेट प्राइस वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं हो। तो उसके माने क्या है सब लोगों को समझना पड़ेगा। एक तरह से तो ये सही बात है कि ब्रोकरेज और रियल एस्टेट कंपनीज को ऑफिशियली प्रोहिबिट नहीं किया गया है, मगर दूसरे तरफ वो फिट एंड प्रॉपर को ठीक से समझना पड़ेगा। तो शिंजनी, आपको भी लगता है कि वाकई ऐसा है और ये जो प्लेयर्स हैं जो ब्रोकिंग कारोबार में हैं और आना चाहते हैं, अपने बैंक खोलना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी? एक बात है ओनरशिप की कि बैंक को ओन कौन करता है, और दूसरी बात है कि जब आपने एक बार बैंक बना लिया तो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस आप किस तरह से, आपके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर आप देखें तो आज के दिन में भी बैंकों के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं रियल एस्टेट एक्सपोजर को लेके और कैपिटल मार्केट एक्सपोजर को लेके, और वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं है बल्कि वो ग्रुप बेसिस पे हैं। तो अगर आपके पास सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट बिजनेस स्ट्रेटजी है या ब्रोकिंग की सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजी है और आप बैंकिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए भी इनकम्बेंट है सोचना कि आप कैसे उस छोटे एक्सपोजर के अंदर रह पाएंगे। तो एक बात तो है जो अभी आपने कही कि वो एंट्री बैरियर अपने आप में एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात ये है कि एप्लीकेंट्स को भी अपने हिसाब से ये सोच के पहले जाना पड़ेगा कि ये हमारी स्ट्रेटजी के साथ टाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ बनाने की बात नहीं है, आगे बिजनेस करने की भी बात है। बिल्कुल, लेकिन ये जो प्लेयर्स है वो इंटरेस्टेड तो ज़रूर हैं। तो अगर कल को आप देखते हैं कि रियल एस्टेट के प्लेयर्स सामने आए या ब्रोकर सामने आए या और अलग अलग सेक्टर्स के तमाम ऐसे कंपनीज हैं जिनके पास 10 साल से बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो फिट एंड प्रॉपर की आपने बात कही, ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो कुछ इसमें लिखा गया है कि आरबीआई फीडबैक ले सकता है, किससे? रेगुलेटर्स से, एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से। तो आपको बहुत अच्छा खासा अंदाजा है कंपनीज को एडवाइस करने का। मिस्टर सिन्हा, कितने एनओसीज लगेंगे, कितने दर्जन एनओसीज लगेंगे, ये बताइए। नहीं, देखिए, ये हिसाब तो को लगता है कि 1 जुलाई में आप अपना एप्लीकेशन डालेंगे, फिर करीब 3 महीना आरबीआई अपने स्टडी करेगा, फिर एक हाई लेवल कमेटी बनेगी, वो करीब 3 महीना स्टडी करेंगे, और उसके बाद हमको लगता है फिर 3 महीना और लगेगा। तो हमको लगता है फरवरी तक लाइसेंस मिल जाएंगे, जो पहले नेक्स्ट ईयर 2014 तक। हाँ, मगर उसमें यह है कि ये जो नो ऑब्जेक्शन नहीं आरबीआई बोल रहा है। आरबीआई बोल रहा है कि वो अपने जब फिट एंड प्रॉपर समझने के लिए किससे बात करेगा, इट विल इंक्लूड अदर रेगुलेटर्स। वो तो करना ही चाहिए, बिकॉज एक्चुअली ये फिट एंड प्रॉपर की गाइडलाइंस, इसमें कुछ नई बात नहीं है। ये तो फिट एंड प्रॉपर का पुराना मीनिंग यही है कि यू कैन नॉट, माने कहीं आप के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो आपको एक्चुअली प्रोहिबिट कर देते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आरबीआई इस फिल्टरिंग प्रोसेस से अच्छे कैंडिडेट्स को चुन लेगा? देखिए, हमको आरबीआई चुनेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, मगर हरदम वो तो कंजर्वेटिवली चुनेंगे। मगर हमको लगता है कि एक चीज आरबीआई को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा न करें कि लाइसेंस पे रेंट सीकिंग परमिट हो जाए। कि उनको लाइसेंस देना चाहिए जो बैंक चलाना चाहते हैं, जो लाइसेंस बेचना चाहते हैं उनको नहीं देना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको लगता है कि ज़्यादा लाइसेंस दें वो अच्छी बात है, मगर ये नहीं करें
कि उसमें इतना स्केर्सिटी वैल्यू बन जाए कि लोग को लाइसेंस आपसे खरीदना पड़े। तो हमको ये लगता है कि उनको देना चाहिए जो बैंक बनाना चाहते हैं। बैंकिंग उतनी आसान बिजनेस नहीं है, तो जो लोग करना चाहते हैं उनको लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। और देखिए, कोई मोटे मोटे मुद्दे तो अब क्लियर हो गए कि इंडस्ट्रियल हाउस इन है, आउट है, इतने आर्टिकल लिखे गए इस पर। सब लोग कुरिया के बारे में बात करते रह रहा था, वो 1967 में जो हुआ, और ये 2007 में और 2008 में हुआ, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो कोई अमेरिका में तो इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास बैंक लाइसेंसेस नहीं थे, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो अमेरिका से शुरू हुई। तो हमको लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि इसमें ये कौन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाए। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल हाउसेस को लाने से कोई दिक्कत होगी, ऐसा मानना सही नहीं। और ये तो अब सही कदम है कि एक कंसेंसस बन चुका है कि सारे प्लेयर्स को, हर एक इंडस्ट्री में जो काम करने वाली कंपनी से, सबके लिए दरवाज़ा खुल गया। अब जाहिर है कि हर एक बड़े हाउस ने ये कहा भी है कि वो आना चाहते हैं। तो संजय जी, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ हाउसेस हैं जिनके अपने अच्छे खासे कारोबार हैं, जैसे आप बजाज के लिए कह सकती हैं कि 2 तो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी, कम से कम फाइनेंस के कारोबार में। बिरलास का भी कारोबार इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड में, हर तरफ है। तो क्या इनका पलड़ा थोड़ा भारी होगा, या जब कतार लगेगी तो टाटा, रिलायंस सब एक ही जितने मजबूत दावेदार होंगे? मैं इसको 2 तरफ से देखना चाहूँगी, 2 तरफ से एग्जामिन करना चाहूँगी। एक तो एप्लीकेंट के पर्सपेक्टिव से, तो अगर आप एप्लीकेंट हैं और आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बनाया हुआ है, और एक जो इस देश की जो जनसंख्या है आज के दिन में, और जो हम समझते हैं कि स्मॉल टिकट हाई वॉल्यूम बिजनेस जनरली हर फील्ड में सक्सेसफुल होता है, और बैंकिंग में शायद उसको सक्सेसफुल करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं आया है। और अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज ट्राई की हैं और उनको लगता है कि ये वर्केबल स्ट्रैटेजी है, तो उनके पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेटली उनके लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके पास आउटरीच है, आपके पास लोग हैं, स्टाफ ट्रेंड है, और आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस तरह का बिजनेस चलाने का। तो वो तो डेफिनेटली एक प्लस है एप्लीकेंट की तरफ से। दूसरी तरफ से आप उसको देखना चाहेंगे रेगुलेटर की तरफ से। तो जब आप रेगुलेटर की तरफ से भी देखना चाहेंगे, तो ये जो पहले जो बैंकों की लाइसेंसिंग हुई है और जो स्टैंड अलोन बैंक बनाए गए हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद आज के दिन में वो एक स्टैंड अलोन बैंक बनाने का कुछ खास मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि आप देखें तो जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग ग्रुप हैं उनके अंदर तरह तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, तो जिसको कहते हैं बुके ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करने की एक स्ट्रैटेजी है। तो मेरे ख्याल में टू सम एक्सटेंट उसको अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि इट मेक सेंस एज अ स्ट्रैटेजी। एक और बात कहना चाहूँगी, जो आप अभी कह रहे थे कि ये ज़रूर, अगर बैंक लाइसेंसेस दिए जाते हैं ज़्यादा, तो एक और बात ज़रूरी होती है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी ओपन नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। तो कल को अगर अभी तक ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहता है कि आपको सिर्फ बैंक की लाइसेंस ही नहीं देने हैं, बल्कि आपको आगे चल के उसको हेल्दी तरीके से चलाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप मार्केट के ऊपर कितना कम छोड़ पाते हैं। सो वो एक जो क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल, एक जो मानसिकता है कि हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके एक लंबे आरबीआई को ही पूरी जिम्मेदारी उसकी हाँ, रखनी पड़ती है। वो उसको और भी मुश्किल बना देता है। तो इसलिए ये जो टेंशन है कि हम कम लाइसेंसेस दें ताकि हमारी रिस्क कम हो, वो भी एक मुश्किल बात है। बिल्कुल। तो कितने लाइसेंस मिलेंगे और किसको लाइसेंस मिलेंगे, ये सवाल है जिसका जवाब सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ना तो आरबीआई और ना ही सरकार साफ तौर पे जवाब देने के मूड में है, लेकिन जो भी जानकारी फिलहाल हमारे सामने निकल कर आ रही है आपको बताएंगे, जहां पर किस तरह के बयान वित्त मंत्रालय की ओर से निकलकर सामने आए हैं, और साथ ही साथ आईआईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन को भी शामिल करेंगे इस चर्चा में आगे, जो खुद एक ब्रोकर है, बड़ी फाइनेंस कंपनी चलाते हैं और बैंकिंग लाइसेंस में भी रुचि रखते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। और आगे बढ़ने से पहले अपने मेहमानों से कुछ और सवाल पूछे, उससे पहले जानते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव टकरू के मुताबिक नए बैंकिंग लाइसेंस पर जो नियम जारी किए गए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है बैंकिंग सेक्टर में बड़े निवेश को लाना। साथ ही ये नियम गलत लोगों को इस सेक्टर में निवेश से रोकने के लिए भी बनाए गए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने। बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। सबसे पहली बात, काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा था इस बैंकिंग गाइडलाइंस को लेकर के, आखिरकार गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसको लेकर जो वित्त मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए थे, कम बेश सारे सुझाव मान लिए गए। अब आपको क्या लगता है ये गाइडलाइंस नए बैंकों को आने के लिए कितना मददगार साबित होगा? भाई, ये जो गाइडलाइंस हैं ये बैंकों की
कि आने में मदद करने के लिए ही बनाई गई हैं, ये बैंकों को रोकने के लिए नहीं बनाई गई हैं, इसलिए मददगार तो मेरे ख्याल से ये साबित होंगी। और आरबीआई ने और सरकार ने इसमें बहुत गंभीरता से विचार किया है और विचार विमर्श के बाद ही हुई हैं। उनके कुछ मंतव्य थे, हमारे कुछ मंतव्य थे, हमारे कुछ विचार थे, उनके कुछ विचार थे, उसका विचार विमर्श हुआ। उसके बाद इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और ये गाइडलाइंस जो हैं ये बड़े मंथन के बाद बनाई गई हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें जो पहली शर्त रखी गई है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, इस वर्ड को लेकर काफ़ी आशंका है। क्या इसकी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में ऐसा भी है कुछ सेक्टर फिट ना बैठे, सेक्टर स्पेसिफिक होगा कि नहीं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होगा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया? इसमें देखिए, ऐसा फिट एंड प्रॉपर के अंदर कोई आशंका नहीं हो सकती। फिट एंड प्रॉपर शब्द जो हैं वो बड़े क्लियर हैं, उसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के मन में शंका हो रही है कि वो फिट है कि प्रॉपर है, तो मेरे ख्याल से उसको वाकई अपने आप को ज़रा एक तिरछी निगाह से देखना चाहिए कि भाई चाहे वो रियलिटी सेक्टर है, ब्रोकिंग फर्म से, कोई भी किसी को बाहर नहीं कर सकता। मैं किसी सेक्टर की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को एक आंख से देखा जाएगा, एक तराजू में तोला जाएगा, पर उसमें साफ साफ गाइडलाइन में लिखा है, अगर आप उसको देखें, कि जहाँ पे लगेगा कि इसमें रिस्क हो रहा है या बैंकिंग ऑपरेशंस को रिस्क हो रहा है, उसको फिट एंड प्रॉपर शायद ना माना जाए। हम ये नहीं कह रहे कोई सेक्टर ख़राब है या कोई सेक्टर अच्छा है, बट जो रिस्की सेक्टर्स हैं, जो बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए रिस्की हो जाते हैं, उनको शायद परमिशन रिजर्व बैंक ना दे। बट रिजर्व बैंक को ये फिट एंड प्रॉपर लगाना है, और रिजर्व बैंक इसके लिए उन्होंने बड़े डिटेल गाइडलाइंस बनाई हैं। डिटेल में ही एक बड़ी अहम बात कही गई कि आप एप्लीकेशन देंगे तो हम इस बात की जांच करेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछेंगे। तो इससे लेके एक मन में धारणा ये तो नहीं पता कि आपको ढेर सारी एजेंसी से एनओसी की जरूरत पड़ सकती है, या फिर थोड़ा बहुत पिछले दिन भी आपने कहीं कोई जुर्म किया हो जिसमें साबित हो गया हो सकता है आप उस आधार पर भी छांटे जा सके। देखिए, ये लोगों को छांटने के लिए नहीं है, ये एक बैंकिंग में एक शब्द होता है जिसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, जिसको कहते हैं कि ज़रा ध्यान रखना किसी भी चीज़ का। आप बैंकिंग ऐसी सुविधा नहीं है जिसके अंदर किसी भी इंसान को आप, कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसके अंदर कोई भी आदमी आके खोल ले और उसको अलाउ कर दिया जाए, इसलिए डिलिजेंस तो स्वाभाविक है होगी। और उसका भाग रूप अगर कुछ एजेंसीज को पूछना पड़ता है कि भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगर मान लीजिए इनकम टैक्स को पूछते हैं या एक्साइज को पूछते हैं या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूछते हैं या किसी और को पूछते हैं, जिसको सिक्योरिटी क्लियरेंस कहा जाता है, ये सब चीज़ें ली जाती हैं क्योंकि सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और ये कोई डेटरेंट नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी, मैं आपको बड़ा एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, हथियार का लाइसेंस मांगते हैं तो आपके ऊपर उसमें जो डिलीजेंस किया जाता है ना, बिना देखे तो आपको दे नहीं दिया जाता कि आप ले एप्लीकेशन आइए और आप बंदूक ले जाइए। पूरा ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा, लोगों को रोकने के लिए नहीं लेकिन सही कैंडिडेट्स को चुनने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। रिस्क, जैसे कि सिन्हा साहब आप कह रहे थे, शायद वही यहाँ पर सेक्रेटरी साहब का भी कहना है कि ये प्रोविजंस हैं कि जो भी कारोबार रिस्की हो। श्रृंजनी, अब ये सवाल आपसे, चूंकि मिस्टर सिन्हा अपनी राय पहले ही बता चुके हैं, इसमें किसी भी बिजनेस में रिस्क है उस लिहाज से। आज ArcelorMittal जैसी कंपनी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, उसकी क्रेडिट रेटिंग जंक हो चुकी है। टाटा स्टील यूके की रेटिंग जंक हो चुकी है। तो हर बिजनेस में रिस्क है। किसी भी बिजनेस में जो कंपनी बैठी है उसको आज आप बैंकिंग लाइसेंस देंगे तो उस ओरिजिनल कारोबार से बैंकिंग कारोबार को रिंग फेंस रखने, बिल्कुल अलग सुरक्षित रखने के लिए क्या पूरे प्रावधान इस गाइडलाइंस में हैं? यहाँ पे ना एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल इश्यू है। किसी भी बिजनेस में रिस्क है, पर जो रियल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, जो जहाँ पे आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं, तो जो रियल सेक्टर है वो, उसमें भी रिस्क है। पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उसके रिस्क को आप अलग तरीके से देखते हैं, और जो रियल सेक्टर है उसके रिस्क को आप अलग तरीके से देखते हैं। और उसके पीछे एक वजह है, जो मैंने कहा कि एक फिलोसॉफिकल वजह है, और वो ये है कि रियल सेक्टर में आप असली आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और हो सकता है कि उसमें भी रिसेशन हो सकता है उसकी वजह से भी आपको। पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उसके रिस्क की नेचर अलग है, और वो अंडरलाइंग जो सेक्टर है उसके साथ जुड़ी हुई है, पर फिर भी ये जरूरी है कि उसको अलग तरीके से देखा जाए। तो मैं ये नहीं अलग तरीके से क्या श्रृंजनी का मतलब यह है मिस्टर सिन्हा की नीयत साफ होनी चाहिए, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक पुराना
कहावत है कि डोमिनो इफेक्ट होता है बैंक फेलियर से, तो इसलिए बैंक के रिस्क को मैनेज करना चाहिए। इसमें आजकल चर्चा बहुत चल रही है कि इससे टू बिग टू फेल हो जाते हैं बैंक को, उनको पूरा टैक्स पेयर का पैसा मिल जाता है और फेल नहीं कर पाते। मगर इस बार कहीं आप देखें केयरफुली, ये जो गाइडलाइंस निकले हैं, ये जो इशू रेज किया गया था कि इंटर ग्रुप ट्रेडिंग कोई तरीके का, वो तो पूरा रोक दिया गया है कि आप लेंड नहीं कर सकते हैं, आप इक्विटी नहीं खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये सेपरेट एंटिटी बिल्कुल रहेगी। और ये ग्रुप लेवल पर होगा कि अगर मान लीजिए टाटा बैंक बना तो वो टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी के साथ इस तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकता, कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये एक्चुअली बड़े सीवियर रूल्स हैं क्योंकि वो अपने कंपनी को, जो आप पहले सोचे होते कि हम बैंक बनाएंगे तो मेरे क्लाइंट्स बने बनाए बैठे हुए हैं, वो नहीं है, क्योंकि आपको टाटा ग्रुप के अलग क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट उन लोग ने बहुत टाइट कर दिया। बिल्कुल, यानी कॉर्पोरेट हाउसेस को लाने के लिए बैंकिंग लाइसेंस मिल पाए, इसके लिए ये पूरी कवायद हुई है, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन नियम वाकई में काफ़ी सख्त हैं। तो लेकिन सवाल हमारा जो बाकी है कि ऐसी स्थिति में किस किस को एंट्री मिलेगी और किसको नहीं, इस वक्त शायद काफ़ी हद तक ये स्पेक्यूलेशन के दायरे में आता है, पर अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश फिर भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। बैंक लाइसेंस, नए बैंक लाइसेंस मिलने वाले हैं। हमारे साथ जन्मेजय सिन्हा साहब बने हुए हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यूसी के डायरेक्टर शिंजनी कुमार भी। मिस्टर सिन्हा, जहां से हमने शुरुआत की थी फिर वहीं लौटते हैं। आपको क्या लगता है किस को लाइसेंस मिलेंगे और कितने लाइसेंस मिलेंगे? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी आना चाहते हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं, यहाँ तक कि पोस्टल डिपार्टमेंट भी इस कतार में माना जा रहा है। IFCI, LIC हाउसिंग, बहुत सारे नाम हम आते हुए सुन रहे हैं। आखिर किस किस का नंबर लगेगा? तो देखिए, इसमें तो आपने एक ऐसा सवाल पूछा है कि कहीं इसका मैं जवाब जानता तो हम कितना पैसा कमाते ये कोई कहने की बात नहीं है। तो इसका तो अभी हमने तो भगवान से पूछा कि किसको किसको मिलने वाला लाइसेंस, तो भगवान बोले अभी नहीं पता है, अब 6 महीने बाद बताएंगे। मगर देखिए, बड़े वाले NBFCs हैं, उनको चांस रहेगा, जिनका क्लीन रिकॉर्ड है। नहीं, पर सरकार का और RBI का सोचना क्या है, गेम प्लान क्या है? जरूर जितनी सारी डिस्कशंस अभी तक हुई हैं तो एक अंदाजा लगता है कि ये चाहते हैं कि कैपिटल आए देश में। बैंकिंग सेक्टर को बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है, तो आप कुछ बड़े हाउसेस को लाएंगे। लेकिन जब आपने सरकारी कंपनियों के लिए भी दरवाजा खोला है तो मतलब सरकार शायद 1 या 2 लाइसेंस पब्लिक सेक्टर में और नए लाना चाहती है। LIC का एक बैंक हो सकता है, पोस्टल बैंक में भी हो सकता है, ऐसी बातें आ रही जी। क्यों नहीं, माने देखिए बेसिक मुद्दा क्या है, फाइनेंशियल डीपनिंग का। फाइनेंशियल डीपनिंग के लिए हम लोग और बैंक अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हैं इंडिया में, कोई तकलीफ नहीं है। तो जो कोई भी फिट एंड प्रॉपर है, जिसके पास राइट कैपिटल है, जिसके पास कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको लाइसेंस देना चाहिए। और हमको लगता है कि इस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको रेगुलेट करने वाले हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन लोग कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। तो उनके ऊपर तो आप कड़ी निगरानी रखने ही वाले हैं। उनको ऑपरेट करना पड़ेगा आपके उसके अंडर, शासन के अंडर। तो आपको जो है लाइसेंस देना चाहिए, उसके बाद रेगुलेट करना चाहिए। मगर आपको लाइसेंस देना चाहिए उनको जो बैंकिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, जिन कंपनीज या प्रोमोटर्स का 20-30 साल बैंकिंग कारोबार में रहने का इरादा है, ना कि उसको आगे बेच दे किसी हिस्सेदार को, कोई वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश करे या कल फॉरेन प्लेयर्स को बेचने का मौका मिले तो बेच के निकल जाए। शिंजनी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, आपका क्या अंदाजा है, कितने लाइसेंसेज आएंगे और आपके मुताबिक क्या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किस तरह के बैंक हम देखने वाले हैं आगे? मैं, जैसा कि इन्होंने भी कहा, किसी के नाम के ऊपर कोई बेट लेना अभी सही नहीं है। पर एक बात तो ये है कि आप जब नए बैंक बना रहे हैं तो आप सिस्टम में बैंकिंग सप्लाई रिलीज कर रहे हैं, तो आप शायद एक बार में बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी आपको खुद तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आप 2 साल के बाद सब लोग कैपिटल, 3 साल के बाद सब लोग कैपिटल मार्केट में एक साथ जाएंगे और आप सेम कंज्यूमर के पास जाएंगे। आप आखिर लोग भी रिक्रूट करेंगे तो वही जॉब मार्केट उतनी सी पूल है उसमें से लेके आएंगे। तो
एक साथ वो सिस्टम कितना हैंडल कर सकता है, वो एक बात है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि ये जो सिस्टम है कि हम लाइसेंसेस को ओपन एंड शट सिस्टम के अंदर दे रहे हैं, इससे ये डिसइंसेंटिव जनरेट होता है कि हम किसी भी तरह से लाइसेंस कॉर्नर कर लें और आगे चल के उसको बेच लें या कुछ करें। तो ये होना चाहिए टैप पर, जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि ये होना, ये तो प्रोसेस ये काफी कुछ ऐसे टेलीकॉम लाइसेंस में हमने देखा कि 3G में हमने बहुत बड़ी बड़ी बोलियां देखी, फिर जब बाद में अभी 2G के जो हाल के ऑक्शन थे और अंदाजा था कि आगे सप्लाई बाकी है, तो काफी स्पेक्ट्रम खाली रह गया, कोई लेने वाला नहीं से बचना। बिल्कुल। बैंक नहीं ना। तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पर यही है कि रेंट सीकिंग का मौका ना हो, यानी अगर आप चुन के कुछ एक लाइसेंस देते हैं तो दिक्कत होगी। जितने भी प्रोमोटर्स कंपनियां आ सकते हैं उनके लिए मौका खुला होना चाहिए, और अगर एंट्री और एग्जिट पे इतनी ज़्यादा पाबंदी ना हो तो शायद आप ज़्यादा बेहतर बैंक्स आगे बनते हुए देखेंगे। ये उम्मीद हमारे एक्सपर्ट्स फिलहाल कर रहे हैं। और एक साथ सारे लाइसेंस देने की जगह धीरे धीरे अगर लाइसेंस दिए जाएं तो बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा आसानी से उसको हैंडल कर पाएगा, ये राय निकलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिन्हा और शिंजनी, आप दोनों का ही हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस चर्चा में फिलहाल हमें भी दीजिए इजाज़त, लेकिन हम आपको अपडेट लाकर लगातार देते रहेंगे कि किसका दावा मजबूत हो रहा है नए बैंक बनाने के लिए। नमस्कार।